बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जगदीश चंद्र बासु को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम जगदीश चंद्र के बारे में जानकारी लेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु। 10 मई सन 1901 की बात है। रॉयल सोसाइटी लंदन का हॉल विख्यात यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से ठसाठस भरा हुआ था। यानी उस हॉल में काफी सारे वैज्ञानिक बैठे हुए थे। वे सब जगदीश चंद्र बसु का यह प्रोग्राम देखने आए थे कि पेड़ पौधों और धातुओं में भी संवेदनाएं यानी अनुभूति होती है कि अगर आप पेड़ पौधों को छुएं तो उनमें भी प्राण हिते हैं। बसु ने जितने प्रयोग परीक्षण किए उसमें से एक यह भी था, एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण यानी जिसको बासु ने इसका आविष्कार किया था, जो पौधे के स्पंदन स्पंदन यानी धड़कन को मापने का काम करता था। उसे एक पौधे से जोड़ दिया गया, फिर पौधे के तने को जड़ सहित एक ऐसे बर्तन में डुबो दिया जिसमें ब्रोमाइंड विष भरा था। पौधे की जड़ भी ब्रोमाइंड विष में डूबी हुई थी। बासु आशा के साथ स्क्रीन पर हल्के धब्बों को देख रहा था जो पौधों के स्पंदन का संकेत करते थे। सभी लोगों की दृष्टि भी वही टिक गई थी। पौधों की नब्ज की धड़कन को वह बिंदु पहले घड़ी के पेंडुलम की तरह नियमितता से आगे पीछे अंकित कर रहा था। धीरे धीरे वह बिंदु अनियमित और असंतुलित हो गया। असंतुलित यानी जिसमें संतुलन ना हो। जल्दी वह धब्बा जोर जोर से हिलने लगा और फिर एकाएक उसकी क्रिया अचानक से रुक गई। जो हिल रहा था उसकी क्रिया वो रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो यह जहर खाया हुआ चूहा लंबी लंबी जल्दी जल्दी सांसें ले रहा हो और आखिर में उसकी मृत्यु के अवरुद्ध जोर आजमाइश कर रहा हो, और आखिर में पौधा जहर के कारण मर गया था। इस प्रयोग के अंत में हर्ष ध्वनि हुई यानी हंसी की ध्वनि हुई, मगर कुछ शरीर क्रिया विज्ञानी जो जीवित शरीर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं इस बात से खुश नहीं थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि भौतिक विज्ञानी बासु उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, बल्कि अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने वहां बैठे कुछ मुख्य शरीर क्रिया वैज्ञानिकों के लिए विख्यात सिद्धांतों को भी अस्त व्यस्त कर दिया था। उन्होंने बासु के निष्कर्ष पौधे में जीवन होता है की बहुत आलोचना करी यानी बुराई करी। उन्होंने रॉयल सोसाइटी से कहा कि यदि बासु अपने भाषण में कुछ तब्दीलियां नहीं करेंगे तो उसे बिल्कुल प्रकाशित नहीं करना चाहिए। बासु ने अपने भाषण में किसी तरीके का परिवर्तन करने से साफ साफ मना कर दिया। इनकार करना यानी मना कर दिया था। इसीलिए कुछ समय तक उनके प्रयोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बासु जल्दी ही हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बचपन से ही मुसीबतों के विरुद्ध यानी मुसीबतों से लड़ना उन्होंने बचपन से ही सीखा था। बासु का जन्म 30 नवंबर 1898 को बंगाल में मेमनसिंह जिले में हुआ था। यह जिला अब बांग्लादेश में है। वे बचपन से ही रामायण और महाभारत पढ़ते थे। महाभारत में कर्ण के चरित्र से, जिससे सफलता के लिए जीवन भर संघर्ष किया, वे बहुत प्रभावित हुए और इसी से बासु को जीवन भर प्रेरणा मिली। वे यह विश्वास करने लगे कि सच्ची विजय का जन्म पराजय से ही होता है। और जब उन्हें सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश मिला तो उन्हें अंग्रेज और एंग्लो इंडिया लड़कों की संगति यानी साथ मिला। उन लड़कों में से एक मुक्केबाज था जो अक्सर जगदीश से कुछ छेड़छाड़ करता रहता था। एक दिन जगदीश इस छेड़छाड़ को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उस लड़की का सामना किया। इस लड़ाई में किसी तरह विजय जगदीश की हुई। इससे उनकी कक्षा के छात्र उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लग गए। अब कोई भी उन्हें परेशान तंग नहीं करता था। जब रॉयल सोसाइटी के शरीर क्रिया वैज्ञानिकों ने उनकी आलोचना की तो उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और पहले की तरह जीत उन्हीं की हुई।
2 वर्ष अथक परिश्रम के बाद उन्होंने एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया था, रिस्पॉन्स इज द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसने रॉयल सोसाइटी को आश्वस्त कर दिया कि बासु ठीक थे। यानी उन्होंने इस बात का यकीन कर लिया कि बासु एकदम ठीक कह रहे थे। उनका यह भाषण, जिसे पहले प्रकाशित नहीं किया गया था, अब उसे सारे संसार में प्रकाशित कर दिया गया। अब बासु विख्यात हो गए थे, यानी अब बासु प्रसिद्ध हो गए थे। पौधे की क्रिया विज्ञान पर कई देशों ने शोध शुरू कर दिए। बासु को कई सम्मानों के अतिरिक्त सन 1920 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया। अपने 36वें जन्मदिन पर बासु ने निश्चय किया कि अब वे केवल शुद्ध शोध करेंगे। हेनरिक हार्ट्स और उनके उत्तराधिकारियों को ओलिवर लॉज के लेख ने बसु को बहुत प्रभावित किया। आजकल जिन्हें रेडियो वेव्स कहते हैं, उन्होंने उस पर शोध शुरू कर दिया। यद्यपि शोध के लिए उन्हें कॉलेज से कोई सहायता या धन नहीं मिला, फिर भी उन्होंने स्वयं 3 महीने में उपकरण तैयार करके उसमें शोध शुरू कर दिया था। अपनी आयु, जो उनकी किशोर अवस्था की आयु थी, जवानी में बढ़ईगिरी और धातु के काम को जो प्रशिक्षण मिला था, इस समय का काम आया। इस प्रशिक्षण की वजह से उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए कई संवेदनशील उपकरण भी बनाए। यद्यपि बासु जीव विज्ञान के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे महान भौतिक शास्त्री भी थे। सही अर्थों में बेतार के तार का आविष्कारक भी वही थे। सन 1895 में गुलगिल्मो मार्कनी द्वारा अपने आविष्कार को पेटेंट कराने की 1 वर्ष पहले ही बासु इस उपकरण का सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। उन्होंने सबसे पहले ऐसा यंत्र बनाया जिससे माइक्रोवेव्स उत्पन्न हो सकती थी। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पदार्थों की संरचना को समझने के लिए माइक्रोवेव्स का उपयोग किया। उनके द्वारा बनाए गए एक यंत्र को अब वेवगाइड के नाम से पुकारा जाता है और अब यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और अमाणिक उपकरणों का आवश्यक भाग है। बासु ने बहुत संवेदनशील क्रिस्टल डिटेक्टर उपकरण बनाए जो रेडियो वेव्स का पता लगाते हैं। इसके विस्तृत अध्ययन के दौरान वे भौतिक शास्त्र से धातुओं और फिर धातुओं के अध्ययन पर आ गए। उन्होंने यह भी पाया कि क्रिस्टल डिटेक्टर की संवेदना लंबे समय तक नियमित रूप से उपयोग में लाने से कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वो थक जाता है। लगता है वास्तव में बसु का सोचना ठीक था, क्योंकि यंत्र को कुछ समय आराम देने के बाद जब फिर से इस्तेमाल किया गया तो उसकी संवेदनशीलता वापस आ जाती थी। इससे यह स्पष्ट था कि धातुओं में भी स्मृति और महसूस करने की क्षमता होती है। बासु ने कई संवेदनशील उपकरणों का आविष्कार किया। इसमें सबसे आश्चर्यजनक था क्रेस्कोग्राफ, ऐसा उपकरण जो पौधे की वृद्धि दर का पता लगाता है। इसकी संवेदनशीलता का इसी से पता लगता है कि वह पौधे की ऐसी वृद्धि भी नाप सकता है जो सामान्य पौधे की गति से भी 20,000 गुना कम होती है। ये बात CTB प्रकाशन द्वारा साभार है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।